Hey guys, what's up? Welcome back once again to this video lesson series where we're discussing organizational culture. And in today's video, we'll be discussing some more topics related to organizational culture. Okay, so my name is Ashish Sachdev. I'm a CA by practice and training educator by passion. And अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन एंड लाइक देम ऑल्सो. यू कैन कॉमेंट योर डाउट्स इन दी कॉमेंट्स बॉक्स बिलो, ओके, एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम. राइट, अभी तक जो हमने ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के अंदर चीज़ें पढ़ी हैं उसमें से वी हैव स्टडीड अबाउट द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, हाउ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज डिपिक्टेड. ओके, लास्ट क्लास में हमने देखा था, लास्ट लेक्चर में, स्टेप्स इन मैनेजिंग ओसी. इसके अलावा जो है हमने डिफरेंट मॉडल्स के बारे में भी बातचीत कर ली है. रिसो मॉडल, आइसबर्ग एनालॉजी, एडगर शीन, हैंडीज कल्चरल वेब और ऑक्टापेस. सो ऑल दैट वी हैव डन इन आवर प्रीवियस वीडियोस एंड यू कैन चेक देम आउट ऑन माय चैनल. आज कुछ और टॉपिक्स हम आगे इसमें पढ़ेंगे और वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं हम पढ़ेंगे. डिटर्मिनेंट्स ऑफ ओसी, ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, स्पेसिफिक यूटिलिटीज ऑफ ओसी एंड नेगेटिव साइड ऑफ ओसी. सो यहाँ तक आज कवर करने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे. राइट, सो लेट अस बिगिन. तो इन दी लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्टेप्स इन मैनेजिंग ओसी. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर हमारे को डेवलप करना है, सो व्हाट आर दी स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व्ड. Okay, so first they have to develop the culture, second is spread the culture and worker socialization. So we have understood every point in detail. Then maintaining the culture, then managing the cultural conflicts, and then managing the change in the culture, or introducing changes in the culture को change करना as per the needs and requirements of the environment. ये हमने ऑलरेडी देख लिया है. अब इस क्लास में हमें पढ़ना है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ओसी. तो हम डिटर्मिनेंट्स की जब भी बात करते हैं तो डिटर्मिनेंट्स आर बेसिकली द फैक्टर्स दैट अफेक्ट, ओके, व्हाट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. ओके, सो फैक्टर्स दैट अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में कौन कौन से पॉइंटर्स आएंगे. तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें, देखिए इसमें वैसे बेसिकली जो आप पॉइंट्स लिख सकते हैं वो, अगर आपने रिसो मॉडल पढ़ा है तो उसके अंदर आपने देखा होगा कोर कंपिटेंस वैल्यूज होती हैं, नॉर्म्स होते हैं, बिहेवियरल नॉर्म्स होते हैं, आर्टिफैक्ट सिंबल्स होते हैं, वो सब चीजें तो हैं. उसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो हमारे को देखने पड़ेंगे. तो अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में डिटर्मिनेंट्स ऑफ ओसी तो आपको ये पॉइंट्स कवर करने पड़ेंगे, राइट, जो हम यहाँ पे आज पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन स्पेसिफिक प्रिपरेशन अगर रखेंगे तो ज्यादा हेल्पफुल होता है और याद करने में और उस टाइम पे रिटेन करने में भी आसानी होती है और आप रिलेट भी कर पाते हैं टॉपिक्स को. इसलिए टॉपिक्स के अंदर बाइफर्केशन, फिर उसके बाद किस तरीके से उन्हें याद करना है, वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम. राइट, अब ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है दे इंपैक्ट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. तो सबसे पहला है फैमिली सिस्टम. ठीक है, कोई बिजनेस फैमिली से इवॉल्व हुआ है तो फैमिली के नॉर्म्स होंगे. ठीक है, वहां पे कुछ वैल्यूज होंगी जो कि बिजनेस के अंदर टेक ओवर कर ली जाएंगी. फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ रिलायंस ग्रुप, ओके, सो दीज वैल्यूज कैन बी केयर फॉर यंगर मेंबर्स, म्यूचुअल फेथ, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स. और ये बहुत सारी HUF के अंदर, HUF बिजनेसेस जो होते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के फॉर्म्स ऑफ बिजनेस जो होते हैं, उनमें भी देखने को मिलता है. राइट, उसके बाद जो डिटर्मिनेंट है, जो एक फैक्टर है जिससे हमारा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इंपैक्ट होता है, वो है सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज. राइट, so companies have incentive systems to match social requirements. Okay, some give bonus on Diwali, others on Durga Puja, etc. Right, तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में क्या होता है कि जो कंपनीज हैं वो सोशल नॉर्म्स के हिसाब से, वैल्यूज के हिसाब से भी अपने कल्चर को डिजाइन करती हैं. तो सोशल नॉर्म्स कैन बी वन फैक्टर विच इंपैक्ट द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. जैसे यहाँ पे बोनस की बात हुई तो जनरली नॉर्थ इंडिया में अगर हम देखेंगे, नॉर्थ इंडिया की अगर बात करेंगे, वहां पे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, नॉर्थ इंडिया हो गया, सेंट्रल इंडिया हो गया, वहां पे जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो दिवाली पे बोनस बांटती हैं, दिवाली पे मिठाइयां बांटती हैं, दिवाली पे गिफ्ट्स बांटती हैं अपने एम्प्लॉइज को. लेकिन अगर आप कोलकाता में चले जाएंगे, कैलकाटा में चले जाएंगे, कोलकाता बोल ले, कैलकाटा बोल ले, वहां जाएंगे आप वेस्ट बंगाल में, कैलकाटा में, वहां पे दुर्गा पूजा की सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है. ठीक है, हालांकि दुर्गा पूजा के बाद फिर दिवाली आती है, मौसम लगभग सेम है त्योहारों का, बट स्टिल दे गिव यू बोनस ऑन दुर्गा पूजा. देयर पीपल बाय क्लोथ्स, न्यू क्लोथ्स ऑन दुर्गा पूजा. दुर्गा पूजा इज इंटायरली गेम फॉर द एंटायर ईयर. जैसे दिवाली इज द गेम फॉर द एंटायर ईयर फॉर द रेस्ट ऑफ द इंडिया, and Durga Puja for West Bengal if you are talking about. So these are the social norms that will build the organizational culture of a particular organization that will be situated in different areas. Okay, then ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर स्ट्रक्चर किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को इंपैक्ट करता है.
ठीक है। अब अगर रिजिड स्ट्रक्चर है, बहुत लंबा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, तो वहां पे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो है वो स्ट्रिक्ट होगा, पॉलिसी स्ट्रिक्ट होंगी, रिजिड नॉर्म्स होंगे, पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर एकदम स्पेसिफिक फॉलो करने होंगे। जबकि अगर फ्लैट स्ट्रक्चर है, ठीक है, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इतना ज्यादा नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वहां पे ओपन कल्चर होगा। ठीक, जैसा कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जनरली देखा जाता है, एक बहुत ही रिजिड पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर दे फॉलो। और जो एनजीओज होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, ज्यादा लेवल्स ऑफ हायरार्की नहीं होते। फ्लैट स्ट्रक्चर के अंदर एनजीओज में ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर भी थोड़ा सिंपलिस्टिक होता है, इजी होता है, नॉट दैट स्ट्रिक्ट। वर्कर कंपोजिशन, ठीक है। अब वर्कर्स के अंदर किस तरीके का एथनिक मिक्स है, कौन से एजुकेशनल बैकग्राउंड से आते हैं, उन सब चीजों का भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के ऊपर। ठीक है, यहां पे एक टर्म आती है एथनोसेंट्रिज्म, तो इस पे शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लेना आप लोग, ठीक है, और वो शॉर्ट नोट प्रिपेयर करके नीचे कमेंट्स में लिख देना, राइट। तो ये एथनोसेंट्रिज्म एक बार पूछा भी था पहले एग्जाम्स में, कई दफा पूछ लेते हैं, तो अच्छा टॉपिक है एथनोसेंट्रिज्म। तो यहां पे मैंने एथनिक मिक्स देखा तो आई रिमेंबर दिस टर्म, राइट। उसके बाद डिटर्मिनेंट्स ऑफ ओसी में और क्या क्या आता है, विजन ऑफ प्रमोटर्स एंड देयर वैल्यूज। अरे किसने बिजनेस स्टार्ट किया है, जैसे मैं पहले की अपने वीडियोस में एग्जांपल देता आया हूं अमेजॉन का, ठीक है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ इसका जो प्रमोटर है या ओनर जो है जिसने स्टार्ट की कंपनी, वो कौन है, ठीक है। और उसकी वैल्यूज से जुड़ी हुई कुछ बातें मैं पिछले वीडियोस में बता के आया हूं आपको, ठीक है। वैसे ही नारायण मूर्ति जो है वो मिडिल क्लास ओरिएंटेशन से आता है, मिडिल क्लास से आते हैं। तो उन्होंने जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, तो अब वहां पे कल्चर किस तरीके का है, वहां पे फाइनल डिसीजन तक पहुंचने तक भी वहां पे कॉन्फ्लिक्ट रहता है चीजों में, राइट। और रतन टाटा ऑलवेज प्रमोट्स अ पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग, ओके, एंड ही बिलीव्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड लीडर्स। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है जो डिपेंड करता है उनके जो प्रमोटर्स हैं उनकी वैल्यूज के ऊपर, वो किस तरह की वैल्यूज लेकर के आए हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि रतन टाटा बहुत फोर साइटेड है, मतलब बहुत आगे की सोचते हैं, और इनका जो पर्सपेक्टिव होता है वो चीजों को देखने का नजरिया बहुत अलग होता है। जैसे रतन टाटा की बात कर लें, हम बिल गेट्स की बात कर लें, तो ये लोग रिसर्चेस में बिलीव करते हैं, नए स्टार्टअप्स में ये लोग पैसा लगाते हैं, तो इनका सोचने का, डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर लीडर्स, इसमें बिलीव करते हैं। तो इनका जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है वो अलग तरीके से काम करता है। देन टेक्नोलॉजी भी एक अच्छा डिटर्मिनेंट होता है जिसकी वजह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो है वो इंपैक्ट होता है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनुअल टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल किया जाता है, तो वहां पे क्लोज ह्यूमन इंटरेक्शन होगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो कल्चर होगा वो मोर डिपेंडेंट होगा। और किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है, ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, वहां पे रिजिड स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि वहां पे जो ह्यूमन इंटरेक्शन है इट विल बी वेरी लेस और एब्सेंट, या तो बहुत कम होगा या एब्सेंट ही हो जाएगा, क्योंकि यहां पे एनवायरनमेंट कैसा होगा, मोर आइसोलेटेड। तो दिस इज वन फैक्टर विच विल इंपैक्ट द ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद नेचर ऑफ गोल क्या है, स्कोर गोल क्या है ऑर्गेनाइजेशन का जिसके लिए वो काम कर रही है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि काम करती हैं प्रॉफिट मोटिव के लिए, उनके लिए केवल पैसा कमाना उनका मोटिव है। तो यहां पे जो एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होगा वो बहुत रिजिड होगा, ठीक है, एक्सप्लॉयटेटिव होगा। एग्जाम्पल है सत्यम का, वो तो बनी फ्रॉड करने के लिए थी कंपनी पहले, राइट। उसके बाद प्रोडक्ट इनोवेशन अगर गोल है, किसी कंपनी का प्रोडक्ट इनोवेशन है, तो वहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर होगा। किसी का कस्टमर सेटिस्फैक्शन गोल है या सोशल डेवलपमेंट गोल है, कोई एनजीओस के केस में हो सकता है सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, तो वहां पे उनका कल्चर उस हिसाब से डिफरेंशिएट करेगा, राइट। सो दीज आर द डिटर्मिनेंट्स, दीज आर द फैक्टर्स विच विल इंपैक्ट द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, पहला हमने देखा फैमिली का सिस्टम है, अगर कोई फैमिली से कोई वैल्यूज आया है तो वो, उसके बाद सोशल नॉर्म्स जो होती हैं, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, वर्कर का कंपोजिशन, विजन ऑफ द प्रमोटर्स, टेक्नोलॉजी, एंड देन नेचर ऑफ गोल। अब इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की बात करते हैं। हम इतने टाइम से ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को समझते हुए आ रहे हैं, इसकी क्या महत्व क्या है, अरे क्यों चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज नीडेड बिकॉज इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन, ये कंसेप्ट आप ओटी में आगे हम कवर करेंगे इसको, ठीक है।
तो इट इज द इंटीग्रल पार्ट दैट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन एंड विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ बेटर ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन, राइट? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर शुड बी देयर. देन व्हेन पीपल वर्क, कल्चर इमर्जेस. तो कल्चर डेवलप करता है जैसे जैसे काम होता है किसी भी जगह पे. तो कल्चर कैन नॉट बी केप्ट एट बे. It is an integral part of the working of individuals, working of people in any organization. उसके बाद organizational culture is fluid and sticky that makes it hard for other organization to imitate. कुछ आपकी कोर वैल्यूज हैं, जैसे कि मैं हूं, मेरी कुछ कोर वैल्यूज हैं दैट यू कैन नॉट कॉपी. दैट इज व्हाई एवरी इंडिविजुअल इन इटसेल्फ इज डिफरेंट. ओके, आप अपने दोस्त से बहुत अलग हैं. हो सकता है कि आपको कोई कहे कि आप अपने दोस्त जैसे हो या आप अपने भाई के जैसे हो, लेकिन स्टिल देयर आर सर्टेन वैल्यूज दैट यू मे हैव एंड योर ब्रदर मे नॉट हैव, एंड सम वैल्यूज योर ब्रदर मे हैव एंड यू मे नॉट हैव. ओके, सो दोज आर द कोर कंपिटेंस वैल्यूज. ओके, यही जो है ये हमारे को दूसरे इंडिविजुअल्स के ऊपर, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है जो कटिंग एज एडवांटेज देता है, सर एंड मैम. ओके, देन डायरेक्ट एंड सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. इंपैक्ट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव. ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का जो इंपैक्ट है वो डायरेक्ट और सिग्निफिकेंट होता है. ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. कल्चर अगर खराब होगा तो ऑब्वियसली उसका इंपैक्ट जो है वो नेगेटिव होगा, जैसे कि एक्सप्लॉइटेटिव कल्चर इन द केस ऑफ सत्यम वी हैव सीन. तो वहां तो फ्रॉड करने के लिए बनाया था, राइट? देन sound, productive and intensive cultural practices help to build internal integration and develop collective identity among people. Okay, तो ये core values, core competence को decide करता है हमारा organizational culture. Okay, then organizational culture also brings external adaptation of goals and values while dealing with outsiders. ठीक है, how the organization deals with the customers, how it deals with the suppliers. Okay, ये हमारे को एक ऑर्गेनाइजेशन की एक अलग पहचान बनाने में मदद करता है. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर रिस्पॉन्ड्स टू कस्टमर नीड्स. ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर गिव्स ऑर्गेनाइजेशन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. दिस वी नो. ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कंट्रोल्स द वे मेंबर्स मेक डिसीजंस. किस तरीके से मेंबर डिसीजन लेते हैं. मैनेज द एनवायरमेंटल चेंजेस, हाउ दे डील विद इंफॉर्मेशन एंड हाउ दे रिएक्ट. फॉर एग्जाम्पल एट प्रेजेंट, ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल पैनिक हो गए हैं बिकॉज ऑफ द कोविड-19 सिचुएशन दैट हैज बीन क्रिएटेड. लॉकडाउन हो गया, कुछ लोग पैनिक में चले गए. लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर स्ट्रांग है, पॉजिटिव है, उसमें एक एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट है, उसमें एक एलिमेंट ऑफ अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ चेंज है, उसमें एक एलिमेंट ऑफ डायनामिज्म है, तो वहां के जो एम्प्लॉइज हैं दे विल अडेप्ट टू द चेंजेस फास्ट. ओके, एंड दे विल बाउंस बैक अगेन. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर से हमें पता लगता है कि किस तरीके से जब कोई एनवायरनमेंट में चेंज आएगा उसको ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से हैंडल करेगी और उसके अगेंस्ट किस तरीके से अपना रिएक्शन देगी. वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है. अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ते हैं, ये देखिए, ये थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, आपस में इंटर रिलेटेड इनके पॉइंट्स कुछ एक हो सकते हैं. ओके, तो पैनिक मत होना, घबराना मत, आपको बेसिक चीजें समझनी है. देन यू विल बी एबल टू फॉर्म दीज पॉइंट्स ऑन योर ओन. अपने मन से भी आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं. कुछ एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को ध्यान में रखना है और चीजों को समझते हुए चलना है, राइट? यूटिलिटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या है? अब देखिए, यूटिलिटी की हम जब बात करते हैं तो इसका मतलब होता है इसका महत्व क्या है. महत्व, सर इंपॉर्टेंस भी तो वही हुआ. इंपॉर्टेंस किसी चीज का, उसका महत्व क्या है. यहां पे भी आप कह रहे हो यूटिलिटी का मतलब उसका महत्व क्या है. ये यूटिलिटी उससे ज्यादा डीप है, इसका महत्व उससे ज्यादा डीप है. ठीक है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को इंपैक्ट करेगा और उसे बिल्ड करने में फायदा देगा, उसका यूटिलिटी क्या है. यूटिलिटी मतलब उसके बिना काम नहीं चल सकता. जैसे ये मेरे पास पेन है, इसका यूटिलिटी आई एम एबल टू राइट ऑन द स्क्रीन. यूटिलिटी क्या है इसका, ये किस लिए यूज आता है. तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर किस लिए यूज आता है, उसका क्वेश्चन का आंसर देता है यूटिलिटी वाला पार्ट. ठीक है, तो महत्व, इंपॉर्टेंस भी होता है. देखिए, इसलिए मैंने कहा था ये जो थ्योरी पार्ट है इसमें चीजें जो है आपस में जुड़ी हुई आपको दिख सकती हैं, लग सकती हैं, राइट? देन it supplements the formal structure, core competence. Organization culture is the permanent asset. ठीक है, तो ये
सप्लीमेंट करता है जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है उसको। कल्चर जैसा कि हमने कहा कोर कंपिटेंस डेवलप करने में मदद करता है। टाइमली एंड क्वालिटी डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर अच्छा है। स्मूथ मूवमेंट फ्रॉम इनफॉर्मल टू फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, चेंजेस को अडॉप्ट करने में इजी होगा। सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी एंड इमेज, ठीक है, लाइक संस्कार ऑफ द फैमिली। अब आप अपनी फैमिली के अंदर देख लीजिए, आपका एक फैमिली का कल्चर होता है, हर फैमिली का एक कल्चर डिफरेंट होता है, राइट। सोर्स ऑफ आइडेंटिटी फॉर दोज एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन, ओके, तो बोले कि तुम तो टाटा ग्रुप से जुड़े हुए हो, ऐसा करके उनका आइडेंटिटी बन जाता है ना, तुम्हारी कंपनी की तो ये अच्छी बातें ये बुरी बातें इस तरीके से। देन इट इज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड मोरल फॉर द एम्प्लॉइज कि वी आर एसोसिएटेड विद दिस ग्रुप, वी आर एसोसिएटेड विद दिस ऑर्गेनाइजेशन, ओके। इट बाइंड्स द स्टाफ टुगेदर, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिटी क्रिएट करता है, इंटीग्रिटी क्रिएट करता है। इट हेल्प्स इन साउंड प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। There are shared norms, values lead to productive behavior that help to achieve organizational goals. सबका सब जो काम हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? वो हो रहा है to achieve the organizational goals. Okay? Organizational culture creates dynamic organization. ठीक है? Adaptable to changes. Then a culture of development in organization. So all these points, right? Well thought decision making, proper decision making, अच्छी decision making में help करता है। Then सारी अच्छी बातें हमने देख ली, उसका महत्व देख लिया, इंपॉर्टेंस देख लिया, यूटिलिटी देख लिया कि वो किस लिए जरूरी है, राइट, उसके बिना काम नहीं चल सकता, उसलिए जरूरी है, ठीक है। उसके बाद अब इसके कुछ नेगेटिव पहलुओं को भी देखते हैं, नेगेटिव साइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर देखते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि कई दफा जब मैनेजमेंट को कोई चेंज लेकर के आना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है इट एक्ट्स एज अ हर्डल, ये बाधा बन के खड़ा हो जाता है कि वो चेंज लाने नहीं देता, राइट। जैसे ये हुआ था जब कंप्यूटर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था बैंकिंग के अंदर, ठीक है, तो वहां पे काफी दिक्कत आई थी क्योंकि वहां का कल्चर जो था वो क्लेरिकल कल्चर था, मैनुअल कल्चर था। उसको चेंज करना, उनके वर्किंग नॉर्म्स को बिल्कुल चेंज करना, बिहेवियर पैटर्न को बिल्कुल चेंज करना, वहां पे एक डिफिकल्टी थी। उसके बाद अभी रिसेंटली हमने देखा कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बायोमेट्रिक सिस्टम जब इंस्टॉल किए गए तो कई जगह इसकी प्रॉब्लम आई थी। तो ये हर्डल इन चेंज मैनेजमेंट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कि अक्सर देखा गया था गवर्नमेंट ऑफिसेज के अंदर बायोमेट्रिक सिस्टम्स को लोगों ने तोड़ दिया या उनको खराब कर दिया या वो खराब हो गए, किसी ने किया नहीं किया वो खराब हो गए। तो ये हर्डल इन चेंज मैनेजमेंट है क्योंकि उनका एक कल्चर बना हुआ था कि भाई रजिस्टर है उसमें कभी भी साइन हम कर देंगे और हमारी हाजिरी जो है वो लग जाएगी। देन हर्डल इन M&A, मर्जर्स एंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम करेगा। अगर कोई दूसरी कंपनी आकर के किसी कंपनी को एक्वायर कर रही है तो जो कंपनी एक्वायर हो रही है उसका एक कल्चर है, जो कंपनी एक्वायर कर रही है उसका भी एक कल्चर है, तो वो अपने कल्चर को उन पे थोपने की, उन पे डालने की कोशिश करेंगे और वो उससे बचने की कोशिश करेंगे, तो ये हर्डल क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि यहां पे एग्जांपल लिखा है फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट का, राइट। हर्डल इन एफिशिएंसी एज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कैन एक्ट एज अ बैरियर इन अडॉप्टिंग गुड वैल्यूज फास्ट, ठीक है। तो जैसे कि ये देखा बायोमेट्रिक अच्छी चीज है, टाइमली आपका टाइम कैलकुलेट हो रहा है, रियल टाइम में आपकी वर्किंग एनालाइज की जा रही है तो अच्छी चीज, मैनेजमेंट के लिए भी अच्छी चीज है, एफिशिएंसी के लिए भी अच्छी चीज है, लेकिन ये हर्डल की तरह काम कर रहा था हमारा ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, जो कि एक नेगेटिव कल्चर था और बायोमेट्रिक सिस्टम एक पॉजिटिव वैल्यू थी, पॉजिटिव चीज थी जिसे जो है एक्सेप्ट करना चाहिए था, अप्रिशिएट करना चाहिए था ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हर्डल इन वर्कफोर्स डाइवर्सिटी एज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कैन क्रिएट अ नैरो पर्सपेक्टिव, कैन ऑफन क्रिएट डिस्क्रिमिनेशन। ओके, कई दफा देखने को मिलता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स होते हैं तभी वो किसी इंडिविजुअल को हायर करते हैं, तो इट कैन क्रिएट अ नैरो पर्सपेक्टिव कि हम इसी व्यू पॉइंट वाले बंदे को लेंगे, राइट, या इस वजह से कई दफा डिस्क्रिमिनेशन भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रिएट हो सकता है। डिस्टॉर्ट एथिकल वैल्यूज, प्रोड्यूसिंग नंबर्स बिकम मेकिंग नंबर्स, विंडो ड्रेसिंग, फ्यूल फ्रॉड्स, ठीक है, एनरॉन फ्रॉड का यहां पे एग्जांपल लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के अंदर अगर मान लो प्रॉफिट का कल्चर है,
या मार्केट कैप्चर करना है, सेल्स बढ़ानी है, ऐसा कल्चर है कि प्रॉफिट चाहिए, हमारे को तो नंबर्स में काम करना है, हमारे को तो नंबर्स पे फोकस करना है, तो एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा एम्प्लॉय के ऊपर। और जब ऐसा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा तो वो क्या करेगा, अनएथिकल बिहेवियर अडॉप्ट करेगा, जिससे कि लॉन्ग रन में जाकर के नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ओके, वेरी रिजिड वैल्यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कैन मेक इट पुअर एंड कॉज फेलियर। नासा इग्नोर्ड स्मॉल रिस्क लेड टू कोलंबिया डिजास्टर। ओके, तो अब क्या होता है, कई दफा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के अंदर छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर दिया जाता है। ओके, बिकॉज ऑफ द वेरी रिजिड वैल्यूज, ठीक है, हम ह्यूमन साइड को इग्नोर कर देते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो इंसान है, ठीक है, उनकी कुछ जरूरतें हैं, उसको कई दफा इग्नोर कर दिया जाता है, इनफॉर्मल नेटवर्क्स को कई दफा इग्नोर कर दिया जाता है। तो क्या होता है, इसके चलते कुछ गलत डिसीजंस ले लिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान होता है। जैसे यहां पे नासा का एग्जांपल दिया है, उन्होंने छोटी कुछ चीजों को इग्नोर कर दिया, जिसकी वजह से जो कोलंबिया डिजास्टर है वो हो गया था पहले, राइट। देन पुअर रिसोर्स मैनेजमेंट, गोल डिस्प्लेसमेंट, लेजिड गोल्स नॉट सर्व्ड, ठीक है। तो कई दफा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की वजह से भी गोल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन का गोल कुछ है और क्योंकि कल्चर इतना रिजिड हो गया, कल्चर ही इतना ऊपर आ गया सब चीजों से कि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को भी ओवरटेक कर गया, और सब कुछ चीज जब कल्चर हो गया तो उस केस में ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल से भटक गया, उसका गोल डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। और जो लेजिटिमेट गोल था ऑर्गेनाइजेशन का, जो अल्टीमेट गोल था ऑर्गेनाइजेशन का, वो तो सर्व ही नहीं हो पाया, किसी और चीज में ही ऑर्गेनाइजेशन चला गया, काम करने लग गया। सो दीज वर द सम ऑफ द नेगेटिव साइड्स। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। ओके, और अभी तक आपने अगर पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच देम। ओके, and please subscribe to the channel because it really motivates me a lot to create more such awesome content for you guys. Thank you. Have an awesome day. You people are so awesome. Enjoy.